हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे पेपर सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का, जिसका कोड है 850 एमडी। इस वीडियो में इसके आगे के जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यानी पिछले वीडियो में हमने एमसीक्यू और मैप वाला प्रश्न सॉल्व किया था, तो इस वीडियो में हम लोग आगे के जो भी प्रश्न है यानी सब्जेक्टिव वाले 4-4 मार्क वाले और 6-6 मार्क वाले, उनको सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैं पिछली ही वीडियो में बोल चुका हूँ, 100% इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे तो बिल्कुल फंसेंगे। आप बस पढ़ते रहना, ठीक है? देखो अच्छे से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका अच्छे से ये देखो सॉल्यूशन कर कर लाया हूँ। इसमें मैंने फिगर भी ऐड किया है ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, ठीक है? तो चलो एक एक क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। बाकी मैं बताना चाहूंगा कि जो ये एमसीक्यू है, उसके अलावा जो मानचित्र वाला प्रश्न होता है, इधर लास्ट में जो आपका 10 मार्क का मानचित्र वाला भी प्रश्न आता है, इसको पिछली वीडियो में मैंने सॉल्व करा दिया है। आप जाओगे चैनल पे तो प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? बाकी चलो इस वीडियो में हम लोग खंड अ के बाद यानी एमसीक्यू के बाद जो खंड ब हम लोग का स्टार्ट होता है सामाजिक विज्ञान में, जिसमें 4-4 मार्क के प्रश्न होते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 20 एमसीक्यू हो गए, उसके बाद 21, 22, 23 और 24, और प्रत्येक प्रश्न में अथवा अथवा का ऑप्शन भी है। मतलब ये नहीं आ रहा है तो ये प्रश्न कर लो, 22वें में अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो ये कर लो, दोनों आ रहा है तो दोनों में आपका मन कौन आप करो, आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, और ये 4-4 मार्क के प्रश्न होंगे और इनका उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना होगा, ठीक है? तो चलो इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न देख सकते हो, काफी शानदार सा प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कांडों का उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखते हैं। देखो यहाँ पे मैं पहले से अच्छे से इसको लिख कर लाया हूं, तो मैं आपको दिखाता हूं और यहीं पे समझाता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का हमें उल्लेख करना है। 4 मार्क में ये प्रश्न आएगा एग्जाम में आपके। तो देखो उस इसका उत्तर कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था, ठीक? तो ऐसे देखो लिखोगे कि भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। देखो थोड़ा मैंने लिख दिया है कि यह भाई द्वितीय विश्व युद्ध भी उसी समय हो रहा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। अगर आपको मान लो ये डेट याद नहीं आती है तो सिंपल सा लिख दो कि 1942 में आरंभ हुआ था या आरंभ किया गया था, ठीक? इसके आगे लिखोगे कि यह एक, क्या लिखोगे? यह एक ऐसा आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था, ठीक है? आगे लिख दो कि इस आंदोलन के 3 प्रमुख कारण निम्न थे। मतलब इस आंदोलन को क्यों शुरू किया गया था उसके कुछ मैंने यहाँ पे कारण लिख दिया है। तो चलो कांडों को एक एक कर कर हम लोग देख लेते हैं। पहला कांड क्या है कि अंग्रेजों द्वारा लाया गया क्रिप्स मिशन कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे बड़ा कारण था। ये पहला कारण हो गया। सेकंड कारण में लिख दोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई थी। कहीं ना कहीं यह भी भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रमुख कारण था या एक बड़ा कारण था, ऐसे लिख दो, ठीक है? आगे लिख दोगे थर्ड में कि भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष कई दशकों से चल रहा था। राष्ट्रवादी भावनाएं अपने चरम पर थी और लोगों में ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ता आक्रोश तथा मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को ब्रिटिश समर्थन भी कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन का एक कारण था। ऐसे लिख दोगे आप लोग का ये 4 मार्क मिल जाएगा, ठीक है? इसमें मान लो मैंने थोड़ा बढ़ाकर ही लिखा है, 80 शब्दों में बोला है, लेकिन 80 शब्दों से ये ज़्यादा ही है। इसमें थोड़ा-थोड़ा बीच में आपसे कुछ छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से 4 मार्क मिल जाएगा, ठीक है? तो ये रहा पहला प्रश्न। अब देखो इसमें एक अथवा भी है। आप एग्जाम में अगर पहला का उत्तर लिख दिए तो इसमें ये अथवा ला के करने की जरूरत नहीं है, ठीक? लेकिन चलो मैं इसको भी बता देता हूँ क्योंकि किसी के पेपर सेट में ये प्रश्न फंस सकता है, किसी के पेपर सेट में ये प्रश्न फंस सकता है, ठीक? तो चलो ये क्या है कि जोसेफ मेजनी, जिसको मैथ्सनी भी कहते हैं, के विचारों पे हमें प्रकाश डालना है, ठीक है? जोसेफ मेजनी के हमें विचारों पे प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले तो ये जोसेफ मेजनी, जिसको मैथ्सनी भी कहा जाता है, ठीक है, वो कौन था इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद इसके विचारों पे यानी इसके विचार क्या थे उस पे हम लोग लिखेंगे चीज़ें। तो चलो यहाँ पे देखो, ये आपको फोटो में जो ये दिखाई दे रहा है ना, यही मैथ्सनी है, ठीक है? तो चलो यहाँ पे इसका उत्तर देखो क्या लिखा गया है, ध्यान से देखना आप लोग। जोसेफ मेजनी को इटली के राष्ट्र एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, ठीक? सबसे पहले तो इसका मतलब कि ये इटली से संबंधित है जोसेफ मेजनी, या जिसको आप मैसनी भी बोलते हो। तो ऐसे लिख दोगे कि जोसेफ मेजनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। यह इतिहास में एक अच्छे
कार्यकर्ता, पत्रकार तथा नेता के रूप में जाना जाता है। इसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह राजतंत्र का घोर विरोधी था। मेजनी बचपन से ही क्रांति से संबंधित साहित्य पढ़ता रहता था, जिसकी प्रेरणा उसे अपने पिता से मिलती थी। इस कारण उसके मन में बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों ने पनपना शुरू कर दिया था। उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठनों की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की, जिसमें उसकी तरह विचार रखने वाले पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के बहुत सारे युवा शामिल हुए। बस यहाँ तक लिख दोगे तो आपको 4 मार्क मिल जाएगा। बाकी आगे भी मैंने थोड़ा इसको बढ़ाकर लिख दिया है, तो चलो आगे भी मैं दिखा देता हूँ आपको। बाकी यहाँ तक भी लिख देते हो तो आपको 4 मार्क मिल ही जाएगा आराम से। आगे मैंने लिखा है कि वह एक महान नेता भी था, क्योंकि वह जन संप्रभुता के सिद्धांतों पर काफी जोर देता था। मेजनी ने कहा था, पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। उसके इस कथन से मालूम होता है कि उसका व्यक्तित्व भी काफी अच्छा था। मेजिनी के ये गणतंत्रवादी विचारों ने इटली के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो ये इस प्रश्न का उत्तर रहा पूरा का पूरा। इसको लिखोगे आराम से 4 मार्क आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम लोग का इसमें का वर्णात्मक प्रश्न का, ठीक है, एक तरह से पहला प्रश्न बोले या 20 के बाद ये 21वां प्रश्न है। इसमें दोनों प्रश्न थे, दोनों प्रश्नों को हमने कर लिया। अब चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर। यह प्रश्न क्या है कि क्या भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से संघीय नहीं है, मतलब केंद्र के स्तर पे। तो इसका देखते हैं, मतलब लचीला टाइप का। अर्धसंघीय मीन्स एक तरह से लचीला कानून टाइप का है। तो क्या इसका हमें आलोचनात्मक परीक्षण करना है? तो इसका देखो यहाँ पे 1 मिनट उत्तर लिखा गया है, यहाँ पे देखो। देखो प्रश्न क्या है कि क्या भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 4 मार्क का ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। तो देखो उत्तर लिखोगे कि संघवाद। ठीक है, सबसे पहले संघ आया तो संघ मतलब वही संघवाद। संघवाद क्या है? ये संघवाद जो आपका चैप्टर है सोशल साइंस में पॉलिटी वाला जो भाग है उसमें का ये प्रश्न है। तो देखो आप लिखोगे कि संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। भारत की स्थिति में संघवाद को केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकार के रूप में परिभाषित किया गया है। सही बात है। इस प्रारूप में सभी स्तर की सरकारें एक साथ काम तथा एक ही नागरिक पर शासन करती हैं। कुछ कारणवश भारतीय संघ को एक अर्धसंघीय ढांचा कहा जाता है। किन कारणवश कहा जाता है अर्धसंघीय ढांचा? तो पहला है कि दोहरी नागरिकता। देखो लिखा है कि संघात्मक शासन वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में ऐसी सुविधा नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको मतलब एक तरह से अर्धसंघीय ढांचा में भी गिना जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से ये संघीय ढांचा के अंतर्गत ही आता है। ठीक, उसके बाद सेकेंड है कि आपातकाल लागू होने पे। आपातकाल लागू होने पे क्या होता है कि आपातकालीन की स्थिति में भारतीय संघ एकात्मक हो जाता है। एकात्मक कैसे हो जाता है? पूर्ण रूप से सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है। जैसे मान लो कि किसी भी प्रदेश में, जैसे मान लो जम्मू एंड कश्मीर हो गया या यूपी, हम लोग की उत्तर प्रदेश हो गया, कहीं भी अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है यानी आपातकालीन की स्थिति आती है, तो उस समय मतलब पूरा का पूरा पावर राष्ट्रपति के पास चला जाता है। राष्ट्रपति ही शासन करेगा। वहाँ पे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मतलब कोई इनका मतलब ये विधायक, मंत्री, इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आपातकाल की स्थिति में एकात्मक सरकार हो जाती है। तो यहाँ भी ये मतलब कह सकते हैं कि ये मतलब अर्धसंघीय की तरफ मतलब जा रही है। तो ये आपका इसमें लिख दोगे कि आपातकाल की स्थिति में भारतीय संघ एकात्मक हो जाता है, जिससे सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। उसके बाद थर्ड में लिखोगे केंद्र द्वारा शक्ति का दुरुपयोग। तो इसमें लिखोगे कि संविधान के, देखो माफ करना, देखो इसमें लिखोगे कि संविधान के संघीय प्रावधानों में केवल राज्यों की सहमति से ही संशोधन किया जा सकता है। संविधान की अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग सूची का प्रावधान किया गया है। हालांकि केंद्र नियमित रूप से राज्य के विषयों पर कानून बनाकर इस प्रावधान का उल्लंघन करता रहता है। हाल ही के जो 3 कृषि कानून है इसकी पुष्टि करते हैं। तो ये हम लोगों ने इतना लिख दिया। बाकी ये लिखकर आप इसमें 2 भी ये लिख देते हो तो आपको 4 मार्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमने इसमें 3 कारण दे दिया है कि अर्धसंघीय ढांचा है, इसका आलोचनात्मक इस तरह से आपको परीक्षण करना है। तो ये आपका
प्रश्न संख्या सेकेंड रहा। अब सेकेंड में एक अथवा वाला भी इसमें प्रश्न पूछा है, उसको भी कर लेते हैं। इसका अथवा वाला प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कि नीति तीन प्रावधानों के आधार पे स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। ठीक, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक, अब देखो इसका हमें तीन प्रावधानों के आधार पे हमें स्पष्ट करना है कि किस प्रकार धर्मनिरपेक्ष है। तो चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न देख सकते हो अथवा वाला 4 नंबर का कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कि तीन प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। चलो उत्तर लिखते हैं। उत्तर लिखोगे कि धर्मनिरपेक्ष, सबसे पहले तो धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष क्या होता है इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा शुरू में। तो धर्मनिरपेक्ष देश वह देश होता है जिसमें देश का कोई अपना धर्म नहीं होता तथा सभी धर्मों को पूर्ण सम्मान दिया जाता है। हमारे संविधान में भारत को धार्मिक विविधता के कारण धर्मनिरपेक्ष देश का दर्जा दिया गया है। ठीक है, देखो हमारा जैसे मतलब भारत है तो इसमें भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। जैसे आप जानते हो कि जैसे राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फल, ठीक है, ऐसे है ना, लेकिन राष्ट्रीय धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई भारत में बहुत सारे धर्म हैं और एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। ठीक, कि ये मतलब धर्म होगा भारत का एक, ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरे देशों जैसे हम लोग पाकिस्तान में चले जाए तो मुस्लिम को ये मतलब दर्जा प्राप्त है, मतलब मुस्लिम धर्म का। और इंग्लैंड में चले जाए तो ईसाई धर्म को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। तो वो देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष मीन्स जिसमें सभी धर्मों को समान समझा जाए और उसमें एक ही मतलब धर्म को, जैसे पाकिस्तान में भाई मुस्लिम हैं तो मुस्लिमों के लिए अपना मतलब इस्लाम मतलब उनका धर्म है, राष्ट्रीय धर्म है एक तरह से, मतलब उनके संविधान में एक प्रावधान है। लेकिन भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ये धर्म है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। तो वही लिखा गया है कि धर्मनिरपेक्ष देश वह है जिसमें देश का कोई अपना धर्म नहीं होता तथा सभी धर्मों को पूर्ण सम्मान दिया जाता है। हमारे संविधान में भारत को धार्मिक विविधता के कारण धर्मनिरपेक्ष देश का दर्जा दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यह सभी नागरिकों को धर्म के पेशे, अभ्यास और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अब देखो आगे लिखोगे कि आ, इन निम्न प्रावधानों के आधार पर समझा जा सकता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और वो प्रावधान कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखो मैंने 3 थे ये प्रावधान लिखा है। ठीक, 3 बोला था तो 3 ठे मैंने लिखा है। पहला कि अपना देश का भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। वहीं श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त है। इसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सभी धर्मों को मतलब समान दर्जा देते हैं और एक धर्म को विशेष दर्जा दे तो दिक्कत हो जाएगी और फिर वो धर्मनिरपेक्ष देश भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये पहले से स्पष्ट हो गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उसके अलावा सेकेंड से भी देखते हैं, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। ठीक है, उसके अलावा थर्ड में लिख दोगे कि संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हाँ, भारत में धर्मनिरपेक्षता है। क्लियर? चलो, तो ये हम लोग का 4 मार्क का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ऐसे लिख दोगे तो आपको आराम से 4 मार्क मिल जाएगा। ठीक, चलो उसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 के बाद प्रश्न संख्या 23 है। क्या? कि सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। ये तो आप ऐसे ही कर लोगे, मतलब सड़क परिवहन के क्या लाभ है वो हमें बताना है, व्याख्या करना है, उसके बारे में विवेचना करना है। 4 मार्क का प्रश्न। तो चलो इसको भी मैंने अच्छे से लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इसका आप बना कर भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखो यहाँ पे सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। तो इसमें आप लिखोगे कि भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। ये बना ही कर तो लिखा गया है कि भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। आज के इस समय में सड़क के बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। आज हर एक देश लगभग 95% सड़क परिवहन पर ही आधारित है, क्योंकि उसके व्यापार से लेकर अन्य हर एक कार्य सड़क परिवहन पर ही निर्भर करता है। ठीक है, सड़क परिवहन के कुछ सापेक्षिक लाभ निम्न हैं और लाभ लिख दो। जैसे पहला कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती हैं। तो सड़क परिवहन तो एक ये मतलब क्या करता है कि दूसरे जो महत्वपूर्ण साधन हैं, ठीक है, उनसे डायरेक्ट मतलब
रूट जोड़ता है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड में लिख दोगे सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभ में कि सड़क परिवहन के कारण ही देश के अंदर आसानी से वस्तुएं एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाई जाती है। उसके बाद थर्ड में लिख दोगे कि आजकल हर एक देश सड़क परिवहन का जाल बिछाने में लगा हुआ है। इस प्रकार कहीं न कहीं सड़क परिवहन कई व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार भी देता है। तो सड़क परिवहन का ये भी लाभ है कि भई बहुत सारी सड़कें बन रही है देश में, तो उसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। तो ये भी एक तरह से लोगों के लिए भी एक तरह से बहुत सारा लाभ है कि भाई काम भी मिल रहा है उनको, ठीक? तो ये आप ऐसे लिख दोगे, इसका 4 मार्क आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो चलो ये थर्ड वाला प्रश्न रहा। अब इसमें एक अथवा वाला भी प्रश्न पूछा है, ठीक है। हर एक प्रश्न में जैसा कि मैं बताया अथवा वाला भी है, तो इसमें भी अथवा वाला है कि वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है? जैसे कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि कमर्शियल फार्मिंग आप बोल दिए इंग्लिश में, वाणिज्यिक कृषि हिंदी में, इसका मतलब क्या है? चलो यहाँ मतलब आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो वाणिज्यिक कृषि की हमें विशेषताओं का उल्लेख करना है, तो सबसे पहले तो वाणिज्यिक कृषि क्या होती है इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे कि वाणिज्यिक कृषि ऐसी कृषि है जिसमें फसलों को केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है। देख रहे हो यहाँ पे व्यावसायिक उपयोग के लिए, यानी व्यवसाय के लिए उगाया जाता है, ठीक है। यह खेती का एक आधुनिक तरीका है जो बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस प्रकार की खेती में बड़ी भूमि, श्रम और मशीनों का उपयोग किया जाता है। इस कृषि की कुछ विशेषताएं निम्न है, और यहाँ पे 2 विशेषताएं मैंने लिखा हुआ है। देखो व्यावसायिक कृषि मीन्स मतलब ऐसी फसल बोना जिसको मतलब बेचकर पैसा आए, ठीक है। तो आप कहोगे तो वो तो सभी फसलों से आता है, तो सही बात है सभी फसलों से आता है, लेकिन जानबूझकर ऐसी फसल बोना जिससे अधिक से अधिक पैसा आए, ठीक है, वो व्यावसायिक कृषि होती है। क्लियर? केवल व्यवसाय के लिए किया जाए, बिजनेस के लिए किया जाए। तो यहाँ पे देखो जैसे पहला है कि वाणिज्य कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है और खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों के माध्यम से किए जाते हैं। अब देखो वाणिज्य कृषि होगी मतलब केवल व्यवसाय के लिए, तो भाई जिनके पास नॉर्मल खेत है वो तो अपना भाई खुद का अपना खेती करेंगे अपने खाने पीने के लिए, लेकिन जिनके पास 20-20 बीघा, 40-40 बीघा खेत है, 50-50 बीघा खेत है, तो वो तो भाई क्या करेंगे कि छोटे-छोटे खेत भी नहीं बनाएँगे, वो चाहेंगे कि 5-5 बीघा, 10-10 बीघा का प्लाट रहे और उसमें एक कोई फसल बोई जाए और आसानी से मतलब बोने के बाद, उगने के बाद आसानी से उसमें हार्वेस्टर आदि के माध्यम से उसको काट कर और आसानी से निकाल कर और उसको बेच दिया जाए। तो वही होती है वाणिज्यिक कृषि, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद सेकंड में लिखोगे कि वाणिज्य कृषि में चुनिंदा फसलों को चुनकर उनका विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाता है। देखो चुनिंदा फसलों को चुनकर उनका विशिष्टीकरण प्राप्त करने का मतलब कि देखो जैसे मतलब जैसे मान लो कि जैसे गन्ना ही है, ठीक है? अब गन्ना में कई प्रकार की गन्ना होती है, तो उसमें देखा जाता है कि कौन-सी ऐसी गन्ना है मतलब जिसको बोने से हमें फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा लंबा होगा, जितना लंबा होगा गन्ना भई, अधिक उसमें से रस निकलेगा, ठीक है? तो वो उनके लिए लाभदायक भी होगा। तो ऐसी फसलों को वो चुन लेते हैं, जहाँ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है और उसी को मतलब बोते हैं, ठीक? और उन्हीं लाभदायक फसलों पर ध्यान केंद्रित कर उनका वो उत्पादन करते हैं, यानी वही बोते हैं और उनको उगाकर बेच देते हैं। तो सिंपल ये है वाणिज्यिक कृषि। तो बस इतना लिख दोगे आपको 4 मार्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप अपने हिसाब से भी इसमें जोड़कर चीज़ें जो भी आपको याद आए आप लिख सकते हो। तो ये हम लोग का 23 नंबर प्रश्न रहा। अब चलो इसमें हम लोग 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये लास्ट प्रश्न है और इसमें भी अथवा है, यानी 2 प्रश्न हैं। तो चलो दोनों को बारी-बारी से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला प्रश्न है इसमें कि विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, यानी जिसको हम बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन, इसके क्रियाकलापों का हमें वर्णन करना है। क्लियर? चलो 4 मार्क का प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा ही प्रश्न इसका उत्तर होगा। देखो उत्तर लिखोगे कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को नियमित करता है। नियमित करने का मतलब बनाता है, ठीक है, नियमित करता है। वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश हैं, मीन्स वर्तमान में WTO में 164 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। स्विट्जरलैंड देश है और जेनेवा एक मान लो इसकी शहर है, तो उसमें इसका मुख्यालय स्थित है। 1995 में स्थापित इस संगठन के प्रमुख या मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार है, यानी यह संगठन 1995 में स्थापित हुआ था, ठीक। तो भाई
आप इतना याद रखो कि भाई विश्व व्यापार संगठन जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे यानी 2 या 3 या 5, 10 जो भी देश हैं, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच जो व्यापार होता है, उसको मैनेज करता है, ठीक है? और उसके अलावा इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में स्थित है। इतना याद रखोगे बस, उसके हिसाब से अपने बनाकर इतना ये लिख लोगे ऊपर वाला, और उसके बाद इसमें लिखोगे क्या, इसके क्रियाकलापों का वर्णन करना है तो क्रियाकलाप लिख दो। पहला कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को यह बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित कर उससे लागू करता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो भी नियम है वो बनाता है और लागू करता है। उसके बाद थर्ड में लिख दोगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार हेतु सदस्य देशों को एक मंच भी वो प्रदान करता है, ठीक है? उसके अलावा एक और यहाँ पे लिखा गया है, इसको भी आप लिख दो, 4 ठे मैंने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विवादों का समाधान करना और सदस्य देशों के बीच समझौते करवाना आदि इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये 4 इसमें मैंने लिख दिया है, आप लिख देना ऐसे, आपके एग्जाम में इसके क्रियाकलाप आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब चलो इसमें अब लास्ट प्रश्न है इसका अथवा वाला कि उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए, मतलब उपभोक्ता के जागरूकता के लिए हमें 4 उपाय बताना है कि कैसे उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा सकता है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। इसका उत्तर आप लोग लिखोगे कि देखो, पहले तो थोड़ा लिख दो ऐसे कि व्यापारी, दुकानदार और उत्पादक, उत्पादक मीन्स जो उत्पाद सीधे कर रहे हैं, जैसे इसमें कंपनियां आ जाएंगी, ठीक है, कई तरीकों से उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं, ठीक है। अतः इससे बचने के लिए उपभोक्ताओं का जागरूक होना अति आवश्यक है। भारत सरकार ने भी उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया हुआ है। उपभोक्ता जागरूकता हेतु 4 उपाय निम्न है। इतना लिखने के बाद आप उपाय लिख दो बारी बारी से कर कर। पहला लिख दो कि कुछ बेईमान उत्पादक जल्दी धन एकत्रित करने के चक्कर में घटिया किस्म का माल बाजार में बेचते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें काफ़ी धन प्राप्त होता है। अतः हमें लोगों को इनके बारे में बताकर उन्हें जागरूक करना चाहिए। पहला हो गया। सेकंड, कुछ चीज़ों के ऊपर विक्रय मूल्य ना लिखे होने के कारण कुछ दुकानदारों का यह प्रयत्न होता है कि वह उन चीज़ों को अधिक दामों में बेचकर ज़्यादा लाभ कमा ले। अतः लोगों को उचित सामानों पर विक्रय मूल्य देखकर ही खरीदना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 जागरूकता हेतु उपाय हो गया उपभोक्ताओं के। तीसरा, 4 बोला है तो तीसरा हम लोग लिखते हैं, ठीक है। कुछ लालची उत्पादक अपने लाभ को बढ़ाने के लिए खाने पीने की चीज़ों जैसे घी, तेल, मक्खन, मसालों आदि में मिलावट करते हैं, जिससे लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी काफ़ी खराब होती है। अतः लोगों को इन वस्तुओं को पहचानने के तरीके को बताकर हम इस कार्य को रोक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में लिख दोगे कि बहुत सारे चालाक व लालची दुकानदार ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की चीज़ें कम तोलकर या माप कर उनको ठगने का प्रयत्न करते हैं। अतः ऐसे दुकानदारों से सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। और ये सब चीज़ें बताकर जो ये दुकानदार ठगने के लिए करते हैं लोगों को, हमें जागरूक करना चाहिए, ठीक है। तो ये उपभोक्ता जागरूक संबंधित उपाय हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कर दोगे, ये लिख दोगे तो आपको 4 मार्क मिल जाएगा। ये प्रश्न 4 मार्क में भी आता है और 6 मार्क में भी आता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये हम लोग के इस वीडियो में जो वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट आता है, इसमें जो 8 प्रश्न होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में किन्हीं 4 का ही उत्तर देना होगा। जैसे यहाँ पे 2 था पहले में, 2 में से कोई एक ही उत्तर देना है। इसमें भी 2 था तो 2 में से कोई एक, लेकिन मैंने सारा का सारा करवा दिया। और आप सारा का सारा इसको अच्छे से पढ़ जाना एक बार, ठीक है। रिवाइज करते रहना बार बार, आपको सेम टू सेम याद ऐसे नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको देखो, याद करोगे भूल जाओगे, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है पूरा पूरा। आप अपने दिमाग में बैठा लो, मेन मेन पॉइंट याद कर लो। जैसे यहाँ पे ये मेन एक पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये मेन मेन पॉइंट याद कर लो कि कैसे कैसे ठग सकते हैं, और उसके बाद अपने हिसाब से बना बना कर लिख दो। आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये होता है सोशल साइंस में, तो ऐसे आप याद करो। तो ये हम लोगों ने 8 प्रश्न कर दिया, इन 8 प्रश्नों को आप क्लियर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि वर्णनात्मक प्रश्न 2 है ना, इसमें भी जैसे यहाँ पे 8 प्रश्न थे, इसमें भी 8 प्रश्न थे, लेकिन ये बड़े वाले प्रश्न है, ये 6-6 मार्क वाले हैं, और इनका 150 शब्दों में उत्तर देना है।
तो इनको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। बाकी बाकी इससे पिछली वाली जो वीडियो थी एमसीक्यू और मैप वाली, उसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप जाकर, प्लेलिस्ट अभी बनाया नहीं हूँ, इस वीडियो के बाद तुरंत मैं बना दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। या उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे, हाँ, किसी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।